प्रिय छात्रों, क्लास 10 मैथ का रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 से आज हम करेंगे प्रमेय 1.2 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इस प्रमेय में कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या उसको हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, गुणनखंडों के रूप में रख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ दिया है यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यदि हम गुणनखंडों के क्रम को ध्यान में न रखें, उन्हें हम छोड़ दें, तो ये अद्वितीय होता है। चलिए हम आपको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे ये 50 है तो ये इसके गुणनखंड होंगे 2, 5 10, 5 50। अब इसके गुणनखंड 50 के ये अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब ये होता है यूनिक है कि इनके अलावा आप कुछ भी नहीं रख सकते, यही आएगा, बस इतना ही। यानी यूनिक का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा हो ही नहीं, अद्वितीय है। अब इसके क्रम का मतलब यह है कि मान लेते हैं मैंने पहले इसे 5 से डिवाइड कर दिया होता, 5 5 25 दूनी 50। तो ये क्रम है आने वाला। आने वाले क्रम को अगर ध्यान में न रखा जाए तो ये गुणनखंड जो होते हैं ये अद्वितीय होते हैं। इसी तरह से एक और संख्या ले लेते हैं। जैसे हमने ले ली 210, तो 210 के गुणनखंड होंगे 2 6 5 30 7 210। तो इस प्रकार से ये इसके अद्वितीय गुणनखंड होंगे। अब यदि यहाँ पर कहा गया है कि गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, यदि हम क्रम को छोड़ दें, क्योंकि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 7 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 × 5 × 3 × 2। तो यहाँ देखिए क्रम में तो अंतर दिख रहा है आपको, यहाँ पहले 2 है, यहाँ पे पहले 7 है, लेकिन गुणनखंड जो हैं वो अगर हम क्रम को ध्यान में ना रखें तो ये अद्वितीय है, क्योंकि 2 3 5 7 के अलावा और कोई भी अभाज्य गुणनखंड इसका नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 3 × 5 × 2 × 7, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन ये यूनिक है। देखिए 2 2 3 3 5 5 और ये 7, तो इस तरह से ये यूनिक है। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब एक काम करते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है 32,760, बड़ी संख्या लेते हैं, 32,760। इसके गुणनखंड होंगे 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। ठीक है, गुणे 13 भी ये इसके गुणनखंड होंगे। तो इन गुणनखंडों को अगर आरोही क्रम में, यहाँ तो आरोही क्रम में ये व्यवस्थित है ही, तो इनको आरोही क्रम में रखें तो ये अद्वितीय है। फिर यहाँ क्रम छोड़ने की बात जो यहाँ पे की गई है कि गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है, तो अब यहाँ वो क्रम से लगा देंगे, तो अब इसमें ये कहने की बात भी नहीं रह जाएगी कि क्रम के बिना अद्वितीय होता है। और अगर हम इस तरह से लिख लेते हैं तो इसको घातों के रूप में भी लिखा जा सकता है। देखिए 2 3 बार है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे
13 की घात 1। हालांकि एक घात लिखी नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने यह दिखाने के लिए कि इसकी ये 2 बार है, ये 3 बार, ये 3 बार है, ये 2 बार है, ये 1 बार है, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये हमने निर्णय कर लिया कि नहीं, हमारे ये जो है आरोही क्रम में है, तो दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड ये वाले अद्वितीय होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसके हमारे तमाम प्रकार के गणित में उपयोग हैं, वो आगे अभी आप देखेंगे कि इनके उपयोग क्या है। इन्हीं से अभी हम एचसीएफ एलसीएम वगैरह जब करते हैं वो भी इसी से निकालते हैं, और अन्य प्रकार की और जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। एचसीएफ होता क्या है, इन जो संख्याएं यहाँ पर दी हैं, 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं, 2 संख्याएं 3 संख्या जो भी दी हूँ, तो उसमें क्या होता है, संख्याओं, जो संख्याएं दी होती हैं में प्रत्येक, जो संख्याएं दी हैं उसमें प्रत्येक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, जैसे यहाँ ये अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी, सबसे छोटी घात का गुणनफल, इससे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने में मदद मिलती है। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो हम इसी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारी एक संख्या ये दी हुई है, और आप अभी ऊपर देखे हो कि एक संख्या ये दी हुई है। हमें इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें 2 की घात 1 है, इसमें 2 की घात 3 है, इसमें 3 की घात 1 है, इसमें 3 की घात 2 है, इसमें 5 की घात 1 है, इसमें 5 की घात 1 है, इसमें 7 की घात 1 है, इसमें 7 की घात 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। क्योंकि हमें सभी संख्याएं जो दी होती हैं उसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसमें 13 ये कॉमन नहीं है, जो कॉमन है 2 3 5 7 है, 2 3 5 7 है। तो अब यहाँ पर घात 3 है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एचसीएफ के लिए छोटी घात यानी 1 घात करेंगे, फिर इस गुणनखंड का छोटी घात, फिर इस गुणन का, ये तो बराबर ही है तो ये एक बार लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका निकाल लेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, 210 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, जो ये गुणनखंड ये संख्या दी हुई है यही संख्या इसका एचसीएफ निकल आएगी। ठीक है, अब हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या किया जाता है, थोड़ा सा अंतर इनमें है, ध्यान देने वाला है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पे दिया गया था कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, यहाँ उभयनिष्ठ शब्द जो दिया हुआ था बस ये चेंज है, अभाज्य गुणन की सबसे छोटी घात, या छोटी घात दी वहाँ बड़ी घात ली जाएगी। ठीक है, तो चलिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं में प्रत्येक, मतलब जो जितने भी हैं गुणनखंड, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य
गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात का गुणनफल ये होता है। अब आप ये जो गुणनखंड हमारे पास है, हमने ये कहा था कि 210 का ये गुणनखंड है और ये 32,760 के गुणनखंड है। ये घातों के रूप में है, हम इनको भी घातों के रूप में कर देते हैं। ये लीजिए हो गया घातों के रूप में। अब एलसीएम में कहा गया है कि संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, 2 है, एक घात है, यहाँ 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 हम यहाँ लिख लेंगे, 2 की घात 3 गुणे 3। अब ये अभाज्य गुणनखंड 3 है, तो 3 यहाँ पर घात 2, बड़ी घात 2 है, तो 3 की घात 2 लिख लेंगे। फिर गुणे 5 बराबर है, तभी हम 5 की घात 1 लिख लेंगे। और 7 भी एक ही घात है, 7 लिख लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब कौन सा अभाज्य गुणनखंड बचा है, अभी एक और बचा हुआ है अभाज्य गुणनखंड 13 की घात सबसे बड़ी, क्या बड़ी एक ही है, एक घात है ये देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, 2 की घात 3 गुणे 2, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 गुणे 13 की घात 1। यहाँ पर हमने सारी घातें लिख ली हैं। आप ध्यान देने वाली बात यह है, जब हम इसका गुणा करेंगे इन घातों का, तो हमारे पास ये वाली संख्या आ जाएगी 32,760। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो हमारा एलसीएम है और ये एचसीएफ है। तो यहाँ पर एक और फार्मूला बन के तैयार होता है। एलसीएम, ये एलसीएम है और ये हमारा एचसीएफ निकला था, ये वाला, यही संख्या मैंने कहा था कि 210 ये है, 2 3 6 5 30 7 210। तो ये इसको जब करेंगे तो ये 210 आएगा। तो 210 तो हमारा आ गया एचसीएफ और 32,700 आ गया, 760 ये एलसीएम आ गया। तो अब देखिए ये 2 संख्याएं हैं, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम का, ये एलसीएम है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होगा। तो यहाँ एक चीज़ निकल कर आई सामने, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ ये होता है। ये अभी अगली प्रश्नावली जब आएगी तो हमें इनका जो है उपयोग करना पड़ेगा, इसी का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लेते हैं 2 संख्याएं हैं ए और बी है, हमने यहाँ लिख लेते हैं ए इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू एच, यानी ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है। तो अब हम इसका उपयोग क्या करेंगे, यदि हमें 2 संख्याएं दी हैं और इसका एलसीएम दिया है, एचसीएफ नहीं दिया है, तो हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए लिखेंगे एचसीएफ बराबर ए बी बटे एल, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। अगर एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है, तो फिर यही प्रक्रिया उसमें भी करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रयोग अभी एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही, अगले दिन मिलते हैं एक्सरसाइज 1.2 के साथ। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा आपको, और आप देख सकते हैं वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, उसको भी देख लीजिएगा, और 1.1 के क्वेश्चन भी किए हैं। धन्यवाद।